और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मुलाकात शुक्रवार को होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनेवा में एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड में 19 जून को हस्ताक्षर होने हैं शांति समझौते पर और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये मुलाकात रखी गई है। इसी शुक्रवार को ये मुलाकात होनी है। जिनेवा में एमओयू साइन होगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसमें शामिल हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य, पूरी दुनिया को जिस शांति समझौते का, जिस ऐलान का इंतजार था, आखिरकार वो ऐलान हो गया है और क्या जानकारी है, और इस युद्ध के खत्म होने के साथ अब दुनिया में क्या कुछ बदल जाएगा? निरिता, जो बयान से बदला है वो क्रूड ऑयल की कीमत काफी कम हो गई है जी। 4% क्रूड ऑयल की कीमत गिरी है, जो कि 81.15 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई है। तो एक आर्थिक संकट विश्व के तमाम देश बर्दाश्त कर रहे थे, खुद अमेरिका बर्दाश्त कर रहा था, तो उन सब में रहने वाले देशवासियों के लिए बड़ी राहत की बात है, सभी देश के लिए बड़ी राहत की बात है कि ये आखिरकार समझौता हुआ। क्योंकि युद्ध कोई निर्णय, मतलब कोई रिजल्ट नहीं पहुंचा था, बात तो करनी ही पड़ती है। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान और दे दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ट्रंप में स्थिरता नहीं है और गंभीरता भी नहीं है, हम कह सकते हैं। उन्होंने एक बयान अभी और दे दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास यदि समझौता नहीं होता है तो 2 रास्ते और हैं। तो अब जबकि समझौते की बात हो रही है, लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि 19 जून को स्विट्जरलैंड में समझौता हो जाएगा। बात काफी आगे बढ़ चुकी, लगभग फाइनल ही है। लेकिन उतावलापन ट्रंप का ऐसा है कि वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया हुआ है जिसमें उनका कि उनके पास यदि समझौता नहीं होता तो 2 रास्ते हैं, जिसमें एक तो परमाणु जो कार्यक्रम है ईरान का, उसको अमेरिकी शर्तों के हिसाब से करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो दूसरी व्यवस्था करेंगे जिसके तहत उधर आने वाले जो भी इनकम है मिडिल ईस्ट की, उसका 20% अमेरिका लेगा। इसका कोई प्रारूप ही नहीं है, जिस पर मिडिल ईस्ट के तमाम सऊदी के देश हैं जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं, ना ही उनके पास कोई प्रारूप है, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय ऐसा नियम है। तो ट्रंप अच्छी खासी जो शांति वार्ता होने जा रही है उसके बीच में इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं देरी करने का काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये बयानबाजी कंट्रोल की होती तो शायद ये समझौता बहुत पहले हो गया होता। बिल्कुल, अब उम्मीद जता रहे हैं कि 19 तारीख को इस समझौते पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी जो नेतृत्व है उसकी तरफ से बयान आ रहा है, बहुत पुष्टि की जा रही है खबरों की, इस तरीके से अथॉरिटी के साथ बयान दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का क्या रोल अब आपको इसमें नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था, ईरान ने कहा था कि पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जैसे देश अगर कोई बयान देते हैं उसको विश्व बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। इस बात की, जैसा कि आपने भी कहा, ईरान पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान विश्वसनीय नहीं है। वो तो एक अमेरिका के हिसाब से, अमेरिका के लिए एक मुनीम की तरह काम करता है। अमेरिका जितना बोलता है उतना करता है, पर्दे में कुछ और दिखता है सामने, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। तो पाकिस्तान का बयान, एक उसको जो जानकारी मिल पाई होगी तो उस पर वो उनके प्रधानमंत्री ने एक बयान दे दिया है। उस बयान की कोई बहुत गंभीरता नहीं है। गंभीरता इस बात की है कि इसमें रसिया भी सक्रिय हुआ था, इसमें चाइना भी सक्रिय हुआ था। जब विश्व के तमाम देश सक्रिय हुए हैं तब जाकर के कहीं पर अमेरिका भी दबाव में आया है और उसके बाद ये समझौते तक मामला पहुंचा है। आदित्य, अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में तेल की कीमतें पिछले 3 महीनों में हमने देखा, अप्रैल से कीमतें बढ़नी शुरू हुई, माफ कीजिए मई से कीमतें बढ़नी शुरू हुई, और गैस की कीमत तो हम देख रहे हैं जनवरी से लगातार थोड़ी थोड़ी करके बढ़ी है। क्या लग रहा है, क्या भारत में ईंधन की कीमत वापस कम हो पाएगी? क्योंकि बढ़ तो जाती है लेकिन कीमतें घटा पाना मुश्किल होता है। देखिए, जो पिछला इतिहास अगर हम देखें भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बढ़ने का, तो बढ़ने के बाद घटना, ये इस तरह की चीजें बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर देखने को मिली है। तो कोई उम्मीद नहीं है कि दाम कम होंगे। जो दाम बढ़ चुके हैं, हालांकि विश्व के तमाम देशों की तुलना में भारत में दाम काफी कम बढ़े हैं। खुद 40% के आसपास पाकिस्तान में तेल के दाम बढ़े, अमेरिका में भी तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, उसकी अपेक्षा में भारत में बहुत कम बढ़े हैं। बस ये एक राहत वाली खबर है कि ये समझौता यदि हो जाता है, युद्ध यदि थम जाता है, तो भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें जो और ज्यादा बढ़ने वाली थी, जिनके अनुमान था, वो नहीं बढ़ेंगी। ये बड़ी राहत की बात है। तो यानी कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार आम जनता की पॉकेट पर अभी तक पड़ गई है, शायद वहीं पर आकर महंगाई स्थिर हो जाए, हम ये उम्मीद कर सकते हैं।
और देखिए, महंगाई की जो लगातार दर और ज्यादा बढ़ने की जो बात कही जा रही थी, जो अनुमान लगाया जा रहा था, उसमें विराम लगेगा। लेकिन हाँ, जनता को अभी ये महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसकी वजह है कि सब कुछ नॉर्मल होने में वक्त लग जाएगा। जो डैमेजेस हुए हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो सप्लाई थी, जो गैस की सप्लाई थी, वो जो डैमेज हुआ है, डैमेज कंट्रोल करने में महीनों का वक्त लगेगा नितिशा। हाँ, आदित्य, एक चीज यहाँ पर जो हमने देखी कि बीते दिनों जब गैस की किल्लत हुई, सप्लाई चेन बाधित थी, तो उसमें एक बड़ा असर उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी थे उन पर एक बड़ा असर पड़ा था। क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको कुछ राहत अब मिल पाए? और देखिए, ये इस पर अभी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी राहत उस दिशा में हो पाएगी, क्योंकि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनको हर दिन हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। आप देखिए, जो एयर फ्यूल था, जेट फ्यूल था, वो महंगा होने की वजह से तमाम एयर कंपनियों ने अपनी उड़ानों में कटौती कर दी थी। तो इस तरह से वो अपने जो लॉसेस थे उसको कम करने की कवायद में लगे हुए थे। अब रही बात उज्ज्वला योजना की, अगर हम बात करें तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, सरकार अगर कोई स्पेशल प्लान बनाती है, कैबिनेट से कोई स्पेशल मंजूरी लेती है, तब जाकर के इसमें राहत की उम्मीद लगाई जा सकती है। हाँ, भारत के संदर्भ में मुझे लगता है हमने मोटा मोटी काफी कुछ समझ लिया, क्योंकि भारत के लिए सबसे ज्यादा ईंधन की सप्लाई और सप्लाई चेन पर असर पड़ने की बात थी। अब अगर इस समझौते की हम बात करें तो ईरान और अमेरिका की लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने यह साफ कहा था कि लेबनान को भी आपको इस समझौते में इंक्लूड करना होगा। जो इजराइल लगातार लेबनान पर हमले अब तक करता आया है उसको रोकना होगा। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण मिल पाया है क्या? इस बारे में जो जानकारी नित्ता मिली है उसके मुताबिक इजराइल किसी भी तरह के हमले नहीं करेगा। आसपास लेबनान से लेकर लीबिया तक जो भी हमले हो रहे थे, प्रॉक्सी संगठनों के ऊपर इजराइल लगातार कर रहा था, हाँ। उन पर किसी भी तरह के हमले नहीं होंगे, सभी हमले रोके जाएंगे। हाँ। इसी शर्त पर ईरान माना है। हाँ। और जो भी शर्तें हैं, हमें लगता है कि जब 19 तारीख को जब दोनों देश बैठेंगे तो सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी का जो अनुमान है उसके मुताबिक ये है कि ईरान को ये आश्वासन दिया गया है कि इजराइल का हमला किसी भी सूरत में लेबनान में नहीं होंगे। आसपास के देशों में पूरी तरह से हमलों पर रोक लगेगी। यानी हम ये मान सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अब पूरी तरीके से शांति की स्थिति स्थापित हो जाएगी। आदित्य, अमेरिका ने एक शर्त रखी थी। अमेरिका लगातार शुरू से ये कह रहा था कि हम ईरान में नेतृत्व परिवर्तन करेंगे क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती है। तमाम तरीके के आरोप लगा रहे थे। नेतृत्व परिवर्तन होता हुआ सा अब तक तो हमने देखा नहीं। अब क्या स्थिति आपको लग रही है? देखिए, नेतृत्व परिवर्तन होना होता तो काफी शुरुआत में हो जाता। हाँ। जिस अंदाज में अमेरिका इजराइल ने अटैक शुरू किया था ईरान पर, लेकिन ईरान की जनता ने ऐसे में एक मैसेज देने का काम किया। उधर युद्ध हो रहे थे, बम गिर रहे थे, ईरान की जनता सड़कों पर उतरी हुई थी, और जो थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ भी था उसको ईरानी शासन ने बाकायदा सख्ती के साथ कुचला। हाँ। मतलब अमानवीय ढंग से कुचला, ये बात कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या में वहां की जो आबादी थी वो ईरान की सरकार जो भी नेतृत्व कर रहे थे उनके साथ में थी, उनका पूरा साथ दिया। और अमेरिका और इजराइल की जो कोशिश थी नेतृत्व परिवर्तन की, वो पूरी तरह से फेल हुई, वो सफल नहीं हो पाई। और अंत में कहीं ना कहीं समझौता करने की स्थिति में अमेरिका को भी आना पड़ा, इजराइल को भी आना पड़ा। तो ये दोनों देशों के लिए एक बड़ा मैसेज है। एक तरफा कार्रवाई, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों को किनारे करने वाला अमेरिका, हमें लगता है इससे शायद कोई सबक ले, लेकिन ट्रंप के नेतृत्व में वो सबक ले पाएगा ये कह पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये पूरा समझौता हुआ है, हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल को कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी है, बल्कि सिचुएशन हमेशा उनकी कंट्रोल से बाहर ही रही है। चाहे कितने भी अटैक्स उन्होंने किए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको काफ़ी चीज़ें सोच समझकर तमाम देशों को एक्ट करना होता है। अब ईरान की अगर बात कर ले, समझौता हो जाएगा, दुनिया शायद एक बार फिर सुचारू रूप से चलने लगेगी, तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे। ईरान की जनता का क्या? क्योंकि हम देखते आए हैं कि हज़ारों लोगों को मार दिया जाता था। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। हमने लड़कियों पर देखा कितनी पाबंदियां हुआ करती थी। अब ईरान के अंदर की स्थिति को आप आने वाले समय में कैसे देख पा रहे हैं? प्रदर्शन की अब तो शायद ही कोई गुंजाइश वहां रहेगी। प्रदर्शन का तो फिलहाल अब सवाल नहीं उतरा है, क्योंकि जो वहां पर युद्ध शुरू होने के 2-3 महीने पहले वहां पर एक प्रदर्शन काफी बड़ा हुआ था, काफी उग्र हुआ था। हाँ। जिसको वहां सख्ती के साथ कुचल दिया गया था। अब जबकि वहां पर इस्लामिक जो गवर्नमेंट है वहां की,
वो पूरी तरह से अब हावी होगी और किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन की कोई भी आहट आने वाले वर्षों तक दिखाई पड़ेगी। हालांकि नेतृत्व कमजोर हुआ है, लेकिन कमजोर होने के बाद जिस अंदाज में उसने अमेरिका और इजराइल को मजबूर कर दिया मिडिल ईस्ट में हमले बोल करके, कहीं कतर पर, कहीं सऊदी पर, तो उससे उसने अमेरिका पर दबाव बनाया और वहां का दबाव वो काम आया। अमेरिका बैक हुआ। हालांकि अमेरिका इन हमलों के बाद बैक होने के लिए जाना जाता है, फिर वो चाहे अफगानिस्तान हो या कोई और देश हो। और एक ही नया उदाहरण सामने देखने को मिला है जिसमें ईरान हमले के बाद, ईरान युद्ध के बाद अमेरिका बैक हुआ है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं अमेरिका की ही स्थिति इस युद्ध में कमजोर नजर आई थी। ईरान ने हर मोर्चे पर अपना जो मैसेज था वो क्लियर रखा, बिल्कुल स्पष्टता के साथ अपना मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाया, कहीं भी कभी भी किसी हमले से नहीं कतराया। ये एक सबक है सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि इजराइल और तमाम देशों के लिए कि बहुत सोच समझकर किसी भी युद्ध की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया को इंपैक्ट करता है। बहुत शुक्रिया आदित्य इस पूरी बातचीत के लिए आपका।